किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानी ले कि हम हमेशा कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, हर किस्म कर जानकारी कर में मिलेला है नहीं। तो भाई जानकारी लेना है तो जानकारी लेकर आगे चलूँ। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना खरीफ फसलों के लिए करता है सहयोग। समय पर कराएं सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। आने वाला समय बरसात का है। इस समय सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगने की संभावना रहती है। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज सबसे पहले हम लेंगे चावल। लखी भोग चावल का प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। गेहूँ का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर दाल में हम लेंगे गरम दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर आते हैं तेल की तरफ। सरसों तेल का प्रति क्विंटल दर है 12,900 रुपये। आखिरी में हम लेंगे चीनी को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में और खेती संबंधी बहुत कुछ जानकारी मिलक। मगर लिखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरमन के जानकारी देवत। अरे भैया, अरे आओ मुन्ना आओ। कैसे आना हुआ? अरे वो राजू कह रहा था कि तुम धूप से चला रहे हो पंप।
कोई जादू है का? अरे जादू वादू नहीं है, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। ये का है? अरे इस योजना में किसानों को सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, जिससे पंप चलता है। इसी को कहते हैं सोलर पंप। सोलर पंप माने धूप से चलने वाला? हाँ, धूप से चलने वाला है। चलो दिखलाते हैं, चलो आओ आओ मुन्ना, देखो यही है सोलर पैनल, यही बिजली बनाता है और पंप को चलाता है। ठीक है, चलो नीचे और दिखलाते हैं। चलो आओ मुन्ना, इधर आओ। ये देखो सोलर पैनल से इसमें आया बिजली। ठीक है, इसको स्टार्ट किए और सोलर पंप चालू। समझ गया? अब चलो आगे। देखो ये कुएं में लगा है सोलर पंप। ठीक है, और आगे दिखलाते हैं। ये है फर्टिलाइजर टैंक। ठीक है, इसमें खाद डाल देने से खेत में बराबर बराबर खाद मिलता है। समझा? आगे आओ। और ये देखो खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी को। आज का जो जानकारी है वो बहुत बेस है, सुंदर है। ये जानकारी है कि खेती की विधियों का मशीनीकरण होने से किसानों को लाभ व हानि। अब देखो खेती में मशीनीकरण तो हो गलक, अब के देखना है कि किसान भाई बहन मन के कैसे लाभ हुआ थे कि हानि हुआ थे। कहे कर मतलब है कि खेत कोड़ाई से लेके जोताई तक और उकर में जितने किस्म कर पानी पटवन हो गलक, खर पतवार निकासी हो गलक, ये सब किस्म कर काम आजकल मशीन करत है। तो इकर से किसान भाई बहन के फायदा है कि लाभ है, इकर बारे में जानना है। तो चलू और उनके फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवाई देवा थी। आज के ज़माने में खेती किसानी आसान हो गई है, बशर्ते कि उसमें आप आधुनिकीकरण का इस्तेमाल करें, यानी कि कृषि मशीनीकरण का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जानकार कहते हैं कि कृषि मशीनीकरण जितना फ़ायदेमंद है उतना ही कई बार नुकसानदायक भी साबित हो जाता है। इसीलिए इसके इस्तेमाल में कई तरह की सावधानियां भी ज़रूरी है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में और यहाँ पर हमारे साथ हैं इंजीनियर श्री कुणाल प्रसाद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खेती की विधियों का मशीनीकरण होने से क्या लाभ या हानि है। देखिए हमारे किसान भाई आज खेती के लिए बहुत सारे मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और मशीनों का उपयोग करने से खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होता है या फिर क्या लाभ है। आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। खेती में मशीनीकरण का लाभ, सबसे पहले हम जानते हैं कि मशीनीकरण है क्या, है ना। कि खेती के कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए कृषि ऑपरेशन में इंजीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना कृषि मशीनीकरण कहलाता है ना। तो कृषि ऑपरेशन में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे जुताई, सिंचाई, है ना, प्लांट प्रोटेक्शन, पौधे की सुरक्षा करना, कटाई करना, उसके बाद उसको ढुलाई करना, एटसेट्रा इत्यादि बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रत्येक कार्य में मशीनीकरण का उपयोग करते हुए हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। दो बेसिक मतलब मशीनीकरण का लाभ ये है कि समय पे खेती हो जाती है और उसके बाद कृषि कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कृषि कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होने से उत्पादकता बढ़ता है। समय पे सीड रेट, जो भी हम खेत में सीड डालते हैं उसकी सीड रेट में बचत होती है ना। इनपुट जो भी डालते हैं उसमें बचत होती है। तो ये सारे बहुत सारे मशीनीकरण से लाभ हैं। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन, जैसे हम जोताई करते हैं, जोताई में किसान भाइयों आपको मालूम होना,
जोताई में किसान भाइयों आपको मालूम होना चाहिए, जो हम देसी हल से करते हैं, जिसको हम इंडिजीनियस प्लॉ, कंट्री प्लॉ या देसी हल कहते हैं, अगर उससे एक बार हम जोताई 1 हेक्टेयर करते हैं तो लगभग फार्मर को, किसान को 66 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मशीनीकरण करने से कितना लाभ है। अगर जोताई हम बहुत सारे उपकरण है, जैसे कल्टीवेटर है, स्प्रिंग टाइम कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, बहुत सारे उपकरण मेरे यहाँ पे कॉलेज में अवेलेबल है, जिसे हम दिखाना चाहेंगे। उसको दिखा दे क्या दिखाएंगे। जैसे कल्टीवेटर, आप कल्टीवेटर से करेंगे तो क्या होगा कि आपका समय तो बचेगा ही, साथ साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर लगता है उसके लेबर कॉस्ट में भी बचत होगी। साथ साथ आपकी जुताई की क्वालिटी वो इम्प्रूव करेगी। अगर जुताई की क्वालिटी अगर इम्प्रूव है तो आपका फसल उत्पादन की क्षमता जो होगा पर हेक्टेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिससे किसान भाइयों खुशहाल होंगे और ग्रामीण किसान भाइयों सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि लाभ और हानि का आकलन करके ही किसानों को खेती में मशीनीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि मशीनीकरण भूमि, जल, ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे अन्य इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो रही बात आपकी जोताई की, दूसरा आपका सिंचाई में अगर मशीनीकरण करते हैं, पंपिंग सेट से करते हैं, आजकल तो बहुत आपका सोलर पंप सेट आ गया, बहुत सारे। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका खेत है, कौन सा फसल आप लेना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं, सब्जी वाला पौधा लगाना चाहते हैं, या फ्रूट वाला, या सीरियल क्रॉप्स जैसे धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि, आप किस तरह के क्रॉप को लगाना चाहते हैं उस आधार पे सिंचाई किस विधि से होनी चाहिए उसका आकलन किया जाता है। सपोज मान लिया जाए कि आपका खेत है, वहाँ पे आप सब्जी लगाते हैं, तो सब्जी लगाने के लिए अभी टपक सिंचाई मेथड्स है, उसके साथ मल्चिंग कर दीजिए, और उससे आपकी जो पानी की बचत है, जो उसकी इफिशियंसी है, जो भी पानी डालते हैं उसकी इफिशियंसी 80 to 90% बढ़ जाता है। मतलब 80 से 90% वाटर यूटिलाइजेशन इफिशियंसी बढ़ जाती है ना। इसी प्रकार स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर से करने से आपका 60 to 80% आपका बढ़ जाएगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, फर्रो इरिगेशन कर देते हैं, है ना, फर्रो बना के उसमें बॉर्डर इरिगेशन करते हैं, उसमें मात्र जो भी पानी डालते हैं उसका 40 to 60% ही उपयोग हो पाता है, बाकी वेस्टेज चला जाता है। अब तो जुताई हो गया, सिंचाई हो गया, तीसरा आपका मान लिया वीडिंग मीन्स खरपतवार निकालना। अगर हाथ से आप वीडिंग करते हैं तो बहुत समय लगता है, लेबर कॉस्ट पर हेक्टेयर, पर एकड़ बोले तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। पर हेक्टेयर कहें तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.54 एकड़ के बराबर, और एक्चुअली गांव में ज़्यादातर ग्रामीण जानते हैं कट्ठा बीघा, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। और 1 कट्ठा जो है हर एक रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे कि गोड्डा में ही मान लिया जाए, गोड्डा में ही ले तो गोड्डा में ही बड़ी नाप, छोटी नाप है, अलग अलग कट्ठा है। कहीं 920 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है, कहीं 1140 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है, कहीं 1640 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है, कहीं 1520 स्क्वायर फीट बराबर 1 कट्ठा है। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करनी है। डेसिमल जो है वो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड फिक्स है, 435.6 स्क्वायर फीट, लगभग 436 स्क्वायर फीट बराबर 1 डिसमल होता है, और 100 डिसमल का 1 एकड़ होता है। इस तरह अगर हम स्क्वायर मीटर में करें तो 40 स्क्वायर मीटर का 1 डिसमिल होता है, और 4000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ होता है, और 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर होता है।
तो इस तरह से कैलकुलेशन करता, इसको मानते हुए तो देखो ये जानकारी रोरे कैसे लागलक, बेस है नहीं। अब रोरे मन के दूसर जानकारी चाहिए है नहीं, तो चलिए अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है वो बहुत सुंदर है। वो जानकारी है कि अधिक गुणवत्ता युक्त फसलोत्पादन के लिए छायाकरण मल्चिंग। अब देखो मल्चिंग के तो रोर में जानबे करी थी, लेकिन उकर बारे में खास अगर जानना है तो चलो रोर में के हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा देवा थी। जोहार। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में अगर किसान भाई अधिक से अधिक फसल उपजाना चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त फसल उपजाना चाहते हैं, तो मल्चिंग तकनीक उसके लिए कितना सहायक हो सकता है, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे ICAR प्लांडू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कुमार। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सर, किसान भाई जानना चाहेंगे कि ये मल्चिंग तकनीक है क्या और इससे किसान भाइयों को कितना फ़ायदा होगा। मल्चिंग मतलब जैसे हिंदी में आच्छादन बोलते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं पत्ता गिरा हुआ है तो ढका हुआ है, मिट्टी को जो है ढके हुए है। तो जो है मल्चिंग जो है दो तरह का होता है। एक तो है कि जो भी हमारे पास पुआल है, घास है, सूखा हुआ चीज़ है, पत्ती है, उसको अगर हम जहाँ पर पौधा का बीज बुआई किए हैं, रोपाई किए हैं, उस आसपास अगर ढक देते हैं तो उस तरह का एक मल्चिंग। और दूसरा मल्चिंग है प्लास्टिक मल्चिंग, जो कि व्यावसायिक खेती जो भी किसान भाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो है प्लास्टिक मल्चिंग आवश्यक है। जो किसान भाई जो है जैविक में जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती में जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है पत्ती और पुआल या सूखा हुआ घास का जो है आच्छादन अगर कर देंगे, ढक देंगे, मिट्टी को ढक देंगे, तो उससे जो है उनको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा है कि जो जैविक खेती में कर रहे हैं तो पुआल या पत्ती का जब प्रयोग करेंगे या घास का प्रयोग करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जो है सड़ करके जो है वो एक खाद भी बन जाता है। तो एक फ़ायदा है कि उनको जो है उससे जो है खेत में जो उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, जैविक पदार्थों की मात्रा आपके खेत में बढ़ जाएगी। लेकिन जो किसान व्यावसायिक पैमाने पर कर रहे हैं, ज़्यादा एरिया में कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है संभव नहीं है कि उतना घास या पुआल जड़ के पास डालें और उसके करें। उनके लिए जो है प्लास्टिक मल्चिंग ही सर्वोत्तम है, जो प्लास्टिक मल्चिंग करके अपने भूमि को ढक सकते हैं और पौधों को गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान भाई मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने के पहले क्या क्या मतलब वो उसमें सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या उसमें, उसके बारे में आप थोड़ा सा सुझाव दें। देखिए अभी जो है जो हम बोले कि व्यावसायिक खेती खास करके सब्जियों की खेती में जब है हम कर रहे हैं तो एक तो टपक सिंचाई प्रणाली है। जब टपक सिंचाई प्रणाली आपके खेत में है तभी आप प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो उसका लागत कम आएगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानी, तो पहले है कि टपक सिंचाई प्रणाली में हम लोग बेड बनाते हैं, ऊंचा मेड़ बनाते हैं, आधा फीट से लेकर के 1 फीट ऊंचा रहता है और करीब 2.5 से 3 फीट चौड़ाई बेड का रहता है। उसमें जो भी आपको जैविक उर्वरक या रासायनिक उर्वरक बेसल डोज में जो डालना है बीज बुआई से या रोपाई से पहले, उसको भरपूर आप डाल दें। खास करके जैविक जो पदार्थ है, गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, उसमें चूना, जो खेत में चूना डालते हैं क्योंकि अम्लीय मिट्टी है यहाँ का, तो चूना ज़रूरी है। उसके अलावा खल्ली जो है, नीम खल्ली हो या करंज खल्लू हो, उसको भरपूर मात्रा में डालें, जिससे कि जब हम एक बार बेड बना लें और उस बेड को जब हम एक बार प्लास्टिक से ढक दें तो कम से कम 2 से 3 फसल हम उसमें लेंगे। तो अगला फसल के लिए जो है हम रासायनिक खाद का तो जो जल में घुलनशील है उसका प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो जैविक पदार्थ है जैसे गोबर की खाद है या केचुआ की खाद है या चूना है, उसको जो है अगर पूरे बेड में हम मिला करके अच्छी तरह से गुड़ाई करके कर लेंगे तो क्या होगा कि अगला 2-3 फसल के लिए जो है हमको जैविक खाद को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है टपक सिंचाई का पाइप को बिछा करके और फिर जो है प्लास्टिक का आपको 2-3 तरह का आता है। जैसे एक तो है कि चौड़ाई उसका रहता है 1 मीटर का आता है और एक 1.2 मीटर का आता है।
तो आप अगर 4 लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट पर है तो आप 1.2 मीटर वाला ही प्लास्टिक का प्रयोग करें, जिससे कि आपका बेड का हाइट अच्छा ऊंचा हो जाएगा। अगर कम चौड़ाई का रहेगा तो बेड का हाइट जो है उतना नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा बरसात में दिक्कत होता है। तो उसको उससे ढक दें। और प्लास्टिक फिर माइक्रोन पर आता है कि आपको जो एकदम सस्ता वाला जो होगा उस तरह का प्लास्टिक का नहीं प्रयोग करना चाहिए। 25 से 30 माइक्रोन जो है उपयुक्त है। और जो किसान भाई अगर थोड़ा सा और लागत लगा सकते हैं तो 50 माइक्रोन का प्लास्टिक जो है सबसे अच्छा है। लेकिन 25 से 30 माइक्रोन का प्लास्टिक जो है अभी किसानों के लिए उपयुक्त है। उस तरह के प्लास्टिक को लेकर के और उसको ढक करके ऐसा ढकना है कि हमको जो है प्लास्टिक हवा चले तो उड़े नहीं। और फिर आपको जो है चुनाव करना है कि कौन सा फसल लगाना है। जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा या जितनी लत्तीदार सब्जी है उसको सिंगल रो लगाते हैं, एक एक पौधा लगाते हैं, एक ही लाइन रहता है। पाइप के पैरेलल में जो है एक लाइन रहेगा। लेकिन जब हम गोभी वर्गीय सब्जी लगाते हैं, फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है, फ्रेंच बीन है, तो इसको जो है 2 लाइन लगाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको प्लास्टिक में होल करना होगा कि जो दूरी तो सभी सब्जियों का करीब करीब 40 सेंटीमीटर पर रहता है पौधा से पौधा। तो 2 लाइन हमको इस तरह के सब्जियों को लेना है। कद्दू, गोभी वर्गीय सब्जी और शिमला मिर्च, दलहनी फसल, और जो बैगन, टमाटर, मिर्च है और लत्तीदार सब्जी है उसका एक लाइन सिंगल लाइन लेना है। और फिर उसमें जो है उस हिसाब से हमको होल करना है। अब आगे वाला जब फसल का आप चुनाव करेंगे, जैसे अभी आप लगाए हैं, अगला फसल का जब चुनाव करेंगे तो हमको उसी तरह का फसल का चुनाव करना होगा। जब हम 2 लाइन वाला फसल शुरुआत में कर रहे हैं तो आगे भी हमको 2 लाइन वाला ही फसल का चुनाव करना होगा, जिससे कि हमारा पानी और का बर्बादी नहीं हो। जो घास जो है जिस होल में आप लगा रहे हैं अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर घास निकल जाएगा, तो उसमें आपको लेबर ज़्यादा लगेगा। तो उस तरह का फसल का चुनाव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 2 होल किए हैं तो उसी तरह का सब्जी का करेंगे, सिंगल वाला में सिंगल का करेंगे। तो देखा किसान भाइयों, अगर आप अधिक से अधिक किसी भी फसल का उत्पादन करना चाहते हैं और गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो मल्चिंग तकनीक बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। सर ने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से जवाब दिया है। आप उसका इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है कि आपकी फसल अच्छी होगी, गुणवत्ता युक्त होगी। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। और हमें दे इजाज़त, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। देखो आज के जो दुई जानकारी मिलक ये कैसन रहलक बेस है ने से ले तो हमेशा और ने कहिला कि हम कि अगर रौरेट में कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन आज इजाज़त लेकर आगे एगो बात रौरमन के बताए के है कि बहुत चिट्ठी आवेला हमरे ठिन ओकर में लिखल रहेला कि भाई देखो हम जे फलना दिन कर कार्यक्रम रहे वो खेत देखे नहीं पारली, छूट गलक तो हम का करब। तो किसान भाई बहन मन रौरे के परेशानी कर बात न खे, रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला, है नहीं। तो आज रौरे मन इजाज़त दो मैं कि लेहे दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।